नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं आपकी अपनी प्रियंका आप सभी का गीतांजलि परिवार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की एक सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले भारत पे अरब आक्रमणों को देखा और स्पेशली हमने उस पर सिंध पे जो अभियान चला और जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक ताहिर के विरुद्ध जो सिंध युद्ध किया उसको अच्छे से देखा हमने। उसके बाद में हमने तुर्क आक्रमणों की सीरीज प्रारंभ की और तुर्क आक्रमणों में हमने यामिनी वंश के आक्रमण को यहाँ पे समझा और सुबुकुतगीन का भारत पे पहला अभियान और उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी महमूद जो गजनवी हैं उसके अभियानों को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं अगले तुर्की आक्रमण की। देखिए, भारत में जो तुर्क आक्रमण हुए, भारत के तुर्क आक्रमणों को हम लोगों ने लगातार दो भागों में बांट के देखा है। एक तरफ था आपका यामिनी वंश का आक्रमण और दूसरी तरफ था प्यारे साथियों संसवनी वंश का आक्रमण। संसवनी वंश का आक्रमण। देखिए, जो यामिनी वंश का जो ये है आक्रमण है, ये जो यामिनी जो वंश है, ये क्षेत्र है, उसका नाम था गजनी। यहाँ के क्या है जी, शासक है। और जो ये संसवनी वंश है, ये भी एक क्षेत्र के शासक है और उस क्षेत्र का नाम है गोर प्रदेश। प्यारे मित्रों, ध्यान रखना कि इस गजनी क्षेत्र की वजह से ही आगे चल के जब शासक आएंगे तो जैसे महमूद की बात करेंगे तो गजनवी उसके क्या लग जाएगी, क्षेत्र विशेष की वजह से उसके नाम के आगे शब्द जुड़ जाएगा गजनवी। तो वैसे ही इस संसवनी वंश की जब बात करेंगे तो गोर क्षेत्र की वजह से ही यहाँ के लोगों को कहा गया है प्यारे मित्रों गोरी। क्लियर? जैसे हिंदुस्तान के निवासियों को हिंदुस्तानी, राजस्थान के निवासियों को राजस्थानी, ऐसे हम बोलते हैं। तो वैसे ही जो गजनी क्षेत्र के लोग थे उनको गजनी निवासी या गजनवी कहने लग गए हम, और जो गोर क्षेत्र के लोग थे उनको इतिहास में हमने गोरी के नाम से संबोधित किया है। तो ध्यान रखना, कभी भी पूछे कि क्या गोर किसी वंश का नाम है, तो देखिए मित्रों, न तो गोर कोई वंश है, न ही गोर कोई जाति है, न ही गोर कोई वर्ग है, न ही गोर कोई संप्रदाय विशेष का नाम है, न ही गोर से संबंधित किसी लिंग की बात कर सकते हैं। गोर कोई वंश नहीं है, कोई जाति का नाम नहीं है, कोई वर्ग का नाम नहीं है, कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, कोई लिंग का नाम नहीं है, लेकिन धर्म का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर गोर क्या है, तो आपको बताना है गोर एक क्षेत्र विशेष का नाम है। क्या है जी? गोर पर्टिकुलर एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है, और इस क्षेत्र के निवासियों को हम क्या बोलते हैं जी? गोरी कह देते हैं। क्लियर स्थिति? अब देखिए क्या कहना चाह रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इस गोर क्षेत्र की। तो प्यारे मित्रों, इसमें ये देखिए, आप ये समझिए, जो तुर्क आक्रमणों की जो अगली सीरीज है वो किन लोगों की है जी? ये है आपके अफगानिस्तान के शासकों की। अफगानिस्तान जो क्षेत्र है इसके उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र को उस समय कहता थे गोर प्रदेश। दोबारा समझिए क्या कहना चाह रही हूँ। जब हम भारत की बात करेंगे, भारत के जस्ट बाद में ऊपर अफगानिस्तान के क्षेत्र को देखते हैं, तो अफगानिस्तान का जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, जो फ्रंटियर इलाका है, जो बाउंड्री है, उसको हम उस जमाने में गोर प्रदेश के नाम से बोलते थे। एक तरह से पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है जी? ये पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय इलाका है। इसको हम गोर प्रदेश के नाम से जानते थे। इनके निवासियों को हम कह रहे हैं गोरी, और इनके निवासियों में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो शासक है उसका नाम आता है प्यारे मित्रों मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये यहाँ का क्या है जी? शासक है। पूरा नाम क्या है जी? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। आगे चल के कालांतर में इसी व्यक्ति को शॉर्ट में कहने लग गए मोहम्मद। नाम आ रहा है इसके बीच में मोहम्मद। भाई पूरा नाम तो क्या है व्यक्ति का? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, लेकिन शॉर्ट में कहने लग गए मोहम्मद। और जो ये मोहम्मद शासक था वो गोर प्रदेश का निवासी था, गोर प्रदेश का शासक था, इसलिए उसके आगे नाम जुड़ता था गोरी। और इसी को हम इतिहास में क्या बोलते हैं जी? मोहम्मद गोरी। ये नाम सबने सुना है, तो ध्यान रखना, कई बार पूछ सकता है। मोहम्मद जो गोरी था उसका जो वास्तविक नाम है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस संसवनी शासक ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किए, फिर आपके गोरी ऑप्शन में ही नहीं आएगा। आपको वो कैसे देगा? अल्पतगीन, सुबुकतगीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन साम, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो फिर मोहम्मद बिन साम से आपको मतलब मोहम्मद गोरी से ही समझना है।
तो यहाँ बात करेंगे अब हम स्पेशली इस गोरी की। देखिए प्यारे मित्रों, गोरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो गोरी था, मोहम्मद गोरी, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, इस मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम प्यारे साथियों हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था 1175 में। इसका प्रथम आक्रमण हुआ। इस मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान पे 1175 में क्या किया है प्यारे मित्रों, आक्रमण किया। आक्रमण झेला मुल्तान में। आक्रमण किसने झेला जी? मुल्तान प्रदेश ने झेला। आपको पता है, मैंने लगातार बताया कि जिन क्षेत्रों ने ज्यादातर आक्रमण झेले हैं उनमें नाम आते हैं सिंध है, मुल्तान है, लाहौर है, तराइन है ना, करनाल है, पानीपत है। यही क्षेत्र हैं जिन लोगों ने लगातार क्या किए हैं, आक्रमणों की मार झेली है। ये आपको पता है कौन से क्षेत्र हैं? जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब आपको ये नक्शे में कोई बताता है तो वो ये बताएगा आपको कि ये जो अपना एरिया था, देखो ये मैंने पहले की क्लासेज में भी आपको अच्छे से बताया है, आप खुद जानते हो कि ये वाला इलाका, ये तो समुद्री बाउंड्रीज है, तो समुद्री रस्तों का तो ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ये तो 1498 में आगे चल के वास्को डी गामा के द्वारा इस क्षेत्र को खोजा जाएगा, तो इसका अभी पता नहीं है। ये पूरा का पूरा विस्तृत हिमालय का क्षेत्र था, तो इधर से भी आक्रमण नहीं हो रहे। यहाँ जो गुजरात का जो दलदली क्षेत्र है, कच्छ के रण वगैरह की कोई मतलब नहीं आक्रमण का। राजस्थान की बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियाँ थार के मरुस्थल यानी डेजर्ट की है, तो वहाँ कोई खाद्यान्न, चारा, पानी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ज़्यादातर आक्रमण हुए वो हिंदुस्तान के इस क्षेत्र से, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था, जो सतलज, आपकी व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियों का जो दोआब का क्षेत्र था, जो कि बहुत उपजाऊ था, खूब सारा खाद्यान्न प्राप्त होता था वहाँ से, धान की खेती हुआ करती थी, चारे की अच्छी व्यवस्था थी, नदियों का क्षेत्र होने के कारण उपयुक्त मात्रा में वहाँ पेयजल उपलब्ध था। तो इसी क्षेत्र से ज़्यादातर आक्रमणों की मार हम लोग मध्यकालीन भारत में देख पाएंगे। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिए, मोहम्मद गोरी ने जो पहला आक्रमण हिंदुस्तान पे किया वो सन 1175 में किया और मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान में प्यारे मित्रों करमाथी जाति का शासन था। करमाथी जाति का नाम याद रख लेना, जाति थी करमाथी जाति। और ये जो जाति, जो वंश है करमाथी वंश, ये एक मुस्लिम वंश है, मुसलमानों का वंश है। मुसलमानों में जैसे होते हैं ना, पठान होते हैं, खान होते हैं, काजी होते हैं, फकीर होते हैं, ऐसे मुसलमानों की होती हैं, तो कास्ट होती हैं। तो उन मुस्लिम एक जाति जिसका नाम है करमाथी, यहाँ इस करमाथी जाति का यहाँ पे शासन है। और जो यहाँ का शासक है उसका नाम है प्यारे मित्रों राजा दाऊद। दाऊद इब्राहिम नहीं है, राजा दाऊद नाम का व्यक्ति करमाथी जाति का मुसलमान है जो मुल्तान पे राज करता है। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने इस राजा दाऊद को पराजित किया। इस युद्ध में गोरी की क्या हुई प्यारे मित्रों, विजय हुई। देखिए कई बार आपके इंटरव्यू में डीप सवाल होगा यहाँ पे, कोई अगर अच्छा एग्जामिनर है तो वो पकड़ लेगा आपको, अगर मान लो वो हिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है तो वो आपसे पूछ लेगा कि जो गजनवी था और जो वर्सेज गोरी की बात करें तो इनमें तुलनात्मक तौर पे बड़ा अंतर क्या पाओगे। जैसे भाई ये भी विदेशी आक्रमण करता है, ये भी भाई इनमें समानता असमानता पूछ सकता है आपसे कि गजनवी और गोरी के भारतीय जो आक्रमण हुए, भारत के विरुद्ध उन्होंने जो अभियान चलाए, उनमें आप क्या बेसिकली अंतर देखते हो और क्या समानता है। दोनों चीजें समानता है, आप दोनों को पता है, दोनों ही मुस्लिम आक्रांता है कि नहीं, दोनों ही विदेशी आक्रांता है। बोलो भाई, दोनों के दोनों मुस्लिम आक्रांता है, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। दूसरा, दोनों ही तुर्क जाति के, ये तुर्क जाति यामिनी वंश का, ये तुर्क जाति के संसवनी वंश का है। तीसरा, दोनों ही विदेशी आक्रांता है, बाहर से आए हैं हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए। बोलो बात सही है कि नहीं। अगला, ये आराम से कहा जा सकता है कि इन दोनों का ही जो युद्ध के पीछे तो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो धन धान्य की लूट करना था, संसाधनों की प्राप्ति करना था, अत्यधिक पूंजी और धन की प्राप्ति करना था। बोलो सही है कि नहीं। दोनों ही कुशल योद्धा थे, ये भी कह सकते हैं, दोनों ही क्या है जी, कुशल योद्धा। ये तो इनमें समानता है। अगर बात करें असमानताओं की तो पहली जो बड़ी असमानता है, देखो वैसे तो हजारों असमानताएं हैं, लेकिन जो मोटा मोटी एक असमानता आपको याद रखनी है वो ये है, जहां गजनवी था वो बुद्ध शिकन को फॉलो करता है ना, बुद्ध शिकन। उसका हिंदुस्तान में उद्देश्य यद्यपि धन संसाधनों की प्राप्ति तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और उद्देश्य है, वो है मूर्ति भंजक, यानी वो अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहता है। इसलिए उसके जितने हम 17 आक्रमण देखेंगे हिंदुस्तान में, उनमें आप देखोगे पूरे के पूरे आक्रमण है वो हिंदू शासकों के विरुद्ध है।
उसने मुस्लिम शासक है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम धर्म का योद्धा मानता है, मुस्लिम धर्म का प्रचारक मानता है, और वो जब भी हिंदुस्तान आता है तो यहाँ मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्तियों का भंजक करने वाला है, और बुद्ध शिकन की उसके पास खुद के पास उपाधि है। गौरी इससे थोड़ा अलग है। गौरी का उद्देश्य यहाँ कोई धर्म प्रचार करना नहीं रहा। गौरी का सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदुस्तान से धन लाभ प्राप्त कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पूंजी मिल सके। इसलिए देखो, जब ये पहली बार हिंदुस्तान आता है तो वो ये नहीं देखता कि यद्यपि या तो मुस्लिम है और तो मेरी भाईजान या कोई भाई बंधु लगता है, कर्माती जाति मेरी मुसलमानों की जाति है, तो मैं इसको बख्श दूँ या इस पर रहम कर लूँ, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसे एक चीज़ समझ में आई कि जो गौरी की अगर सांप्रदायिकता को देखें तो वो उतनी कट्टर सांप्रदायिक वो व्यक्ति नहीं है जितना गजनवी अपने धर्म को लेके है। पहला बेसिकली अंतर ये है। बाकी फिर और भी अंतर बताओगे कि गजनवी को कभी भी युद्धों में पराजय नहीं मिली, वो 17 के 17 युद्ध जीत के गया, लेकिन गौरी की हम कई युद्धों में यहाँ पे पराजय भी देखेंगे, यानी कि एकदम औसत रहा कि कुछ युद्धों में वो जीत गया, कुछ में वो नहीं जीत पाया। इस प्रकार से इसको हम समझ पाएंगे। अगला फिर हम ये भी कह देंगे, एक अंतर बड़ा ये भी करेंगे, गजनवी ने अपने पीछे कोई कुशल प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट नहीं की, कोई भी अच्छा प्रशासनिक वर्ग या नौकरशाह वर्ग नहीं छोड़ा, यानी हिंदुस्तान पे स्थायित्व प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उसने युद्ध किया, लूटा और लूट के चला गया, लेकिन गौरी ने अपने पीछे ठोस अपने सबूत छोड़े और बाकायदा एक प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट की, जो कि उसके जाने के बाद में भी हिंदुस्तान से लाभ प्राप्त कर सके। और इसीलिए फिर आगे चल के हम कह पाएंगे कि इस गौरी को ही फिर हम हिंदुस्तान में जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका संस्थापक भी स्वीकार करते हैं। क्लियर? ये थोड़ी सी देर बाद में बता रहे हैं, उससे पहले आप ये समझिएगा कि उसका जो पहला अभियान हुआ वो 1175 में मुल्तान के करमाथी जाति के मुस्लिम शासक दाऊद के विरुद्ध हुआ, और दाऊद इसमें क्या हो गए प्यारे मित्रों, पराजित हो गए। अगला देखिए, इसके बाद में जो गौरी का जो दूसरा अभियान हुआ, वो गौरी का दूसरा अभियान 1178 में हुआ, और 1178 में उसने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया, और गुजरात की एक जगह है आबू का युद्ध हुआ। देखिए आजकल ये माउंट आबू अपने पास आ गया। जब हमें ये राजस्थान के एकीकरण के चरणों की बात करेंगे तो आपको पता है सिरोही को लेकर, सिरोही बहुत लास्ट में जाके 7वें चरण में अपने आप शामिल हुआ है। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को हम देखते हैं तो 7वें चरण में हमने जाके इनको, 6ठे-7वें चरण में हमने प्रयास किया है इसको सिरोही को अपने अंदर शामिल करने का। गोकुल भाई भट्ट वगैरह के आप नाम सुनते हो, जिनको हम गांधीवादी व्यक्ति मानते हैं। तो गुजरात में लगभग बहुत बाद तक ये दावा करता रहेगा कि ये जो आबू का क्षेत्र है वो मेरा ही है। और ये मानगढ़ की पहाड़ी पे हम देखते हैं ना कि भाई वो कैसे कैसे वो विवाद हुआ, ये सब आगे चल के आप पढ़ लोगे इतिहास में, मैं भी पढ़ाऊंगी, राजस्थान में आप डिटेल से पढ़ोगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे कि 1178 में गौरी का गुजरात पे आक्रमण हुआ, और गुजरात का जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जिस जगह युद्ध हुआ उसको हम इतिहास में आबू के युद्ध के नाम से जानते हैं। और जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो उस समय यहाँ गुजरात का जो राजा था उसका नाम था जी मूलराजदित्य। इसको इतिहास में भीमदित्य के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने उधर भी आपको भीम का उल्लेख किया है। जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे अपना 15वां आक्रमण किया, जो कि 1025 में हुआ था, वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र पे हुआ था, याद आ रहा होगा आपको। और मैंने बताया था कि इसी युद्ध में महमूद गजनवी ने भारत के सबसे समृद्ध मंदिर सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और मूर्तियों को तोड़ा था। तो सोमनाथ के मंदिर को जब लूटा, ये उसका युद्ध हुआ था गुजरात के काठियावाड़ वाला, उस समय मैंने बताया था गुजरात का जो राजा था वो भीम प्रथम था, और उसको हम भीमदेव प्रथम भी बोलते थे। और इस व्यक्ति का नाम क्या है जी, भीमदित्य। वैसे ज़्यादातर मूलराजदित्य ही आएगा आपके ऑप्शन में, मूलराजदित्य नहीं तो भीमदित्य नाम भी आपको याद रखना है। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे आक्रमण किया, आबू का युद्ध हुआ, और आबू के युद्ध में मूलराजदित्य के साथ उसकी प्रत्यक्ष लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। बड़ी विशेष बात, इसमें गौरी की क्या हुई जी, हार हुई। इसमें गौरी की करारी हार हुई। पहली बात तो ये कह सकती हूँ मैं कि सवाल आपके ये पूछ सकता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसमें पहली बार जो मोहम्मद गौरी था वो हिंदुस्तान में पराजित हुआ? तो ध्यान रखना, ये गुजरात का युद्ध था। इस गुजरात के युद्ध में हिंदुस्तान में पहली बार गौरी की क्या हो गई जी, पराजय हुई, यानी मूलराजदित्य यहाँ पे जीत गया। गौरी को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी, ये स्थिति आई। खैर अब देखिए, अपना कोई शासक होता तो शायद दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखता कि चलो हम उसको नहीं जीत सकते, लेकिन चूंकि ये मुस्लिम आक्रांता है इसलिए वो इस चीज़ को नहीं देखते कि हम एक बार पराजित हो गए तो दोबारा उसकी भौगोलिक सीमाओं की तरफ हम नहीं बढ़े। ये फिर से अपनी शक्ति को अर्जित करेगा, फिर से अपनी सैन्य प्रशासन में सुधार करेगा, और जैसे ही उसको फुर्सत मिलेगी वो फिर से हिंदुस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। इसी क्रम में मोहम्मद गौरी का जो अगला आक्रमण हुआ हिंदुस्तान में
उसको बोलते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो प्यारे साथियों, ये तराइन आपको पता ही है हरियाणा के पास एक जगह पड़ती है। 1191 में हुआ था ये तराइन का जो पहला युद्ध है। और इस समय जो ये युद्ध हुआ वो एक तरफ तो आपका गोरी है और उसके सामने है जी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, तीसरे नंबर का पृथ्वीराज है, यानी इससे पहले 2 पृथ्वीराज नामक व्यक्ति हो रहे हैं। आपको पता है ये चौहान वंश का है। और चौहानों का इतिहास आपको ये भी पता है कि राजस्थान के जब राजपूतों के इतिहास की बात करते हैं तो चौहानों का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक आदरणीय और सम्माननीय इतिहास में उसको हम शामिल कर लेते हैं। और हम शाकंभरी से उनकी शुरुआत करते हैं और किस प्रकार शाकंभरी शपादलक्ष के चौहानों की बात करते हैं, अजमेर के चौहानों की बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ जैसे बिसलदेव राठौर ने हरि के लिए नाटक जैसे महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की। तो ऐसे महान अच्छे राजा हुए। अजय राज अच्छा राजा हुआ जिसने अजमेरू नगर को बसाया। और उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो प्यारे मित्रों ये चौहान वही वंश है जिसने एक टाइम पे तोमरों को पराजित करके, और जो अंगदपाल तोमर का नाम आएगा आगे चल के, आप राजस्थान में सर आपको पढ़ाएंगे जो भी आपने गिरा सर, तो उन्होंने उसको पराजित करके और जो तोमरों से दिल्ली छीन लिया था। और एक टाइम पे जो चौहानों की राजधानी थी वो विस्तृत दिल्ली हुआ करती थी, यानी एक टाइम पे वो भारत के क्या हो गए थे जी, शासकों की श्रेणी में शामिल हो गए थे। अब प्यारे मित्रों इसमें गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या हुई जी, गोरी की करारी हार हुई। गोरी इसमें हार गया, किसके सामने, पृथ्वीराज चौहान के सामने। और कहते हैं कि गोरी ने मुझे क्षमा मांगी और वो वापस लौट गया कहाँ पे, अफगानिस्तान। अब देखो ये अपनी राजपूती परंपराएं ही थी कि हमने कभी भी भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। ये हमारी परंपराओं में शामिल था कि किसी व्यक्ति ने हमारे सामने अगर अधीनता स्वीकार कर लिया, अधीनता छोड़ो, अगर माफ़ीनामा कबूल कर लिया या हार स्वीकार कर ली तो हम उसकी जान को बख्श दिया करते थे। ये हमारी ही अच्छाइयों में से एक था कि कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों न है, अगर उसने हमसे बढ़ के बातचीत करने की कोशिश की तो कभी हमने उसकी बातचीत को नकारा नहीं है। और ये भी हमारी अच्छाइयों में से शामिल था कि हमने दुश्मन को भी अगर वो शरणागत बन के हमारे यहाँ रहे तो हमने कभी भी उसको शरण देने से इनकार नहीं किया। अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम की जो भावनाएं हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की जो भावनाएं हैं, उनका जीता जागता उदाहरण राजस्थान का इतिहास और स्पेशली अपने राजपूतों का इतिहास है। वो ऐसे हजारों उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ हम लोगों ने किसी तीसरे व्यक्ति को शरण देने के नाम पे लगातार युद्ध झेले ना। और बहुत सारे युद्ध इस मामले में हो झेले कि हम पहले जीत भी गए थे और सामने वाला निर्बल होकर भाग रहा था, लेकिन हमने उसको भागते हुए को छड़ा नहीं कि जाने दो। और एक टाइम पे पुनः से वो अपनी शक्ति अर्जित करके वापस हम ही को क्या कर रहा है, पराजित कर रहा है। कुछ इतिहासकार इस चीज़ को गलत भी मान सकते हैं, राजपूतों के इस मामले में वो कटाक्ष भी कर सकते हैं। और बाबर जैसे जो शासक है वो तो आगे चल के लिखेंगे ही कि भारत के जो सैनिक हैं वो मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, उनमें शौर्य तो बहुत है, उनमें पराक्रम तो बहुत है, वीरता तो बहुत है, लेकिन वो उसका प्रदर्शन बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे। तो प्यारे मित्रों खैर जो भी जो कहते होंगे उनकी अपनी मर्जी है। मैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह यही सोचती हूँ कि अगर राजपूती इतिहास को या आज भी राजस्थान में जो डोमिनियन कास्ट है, प्रभु जाति में हम ब्राह्मणों को न मान के राजस्थान की बात करें तो राजपूतों को मानते हैं। पूरे भारत की जब स्वाभिमानी जातियों की तुम बात की जाती है तो मराठाओं और उधर हम पंजाब के सिखों, जत्थेदारी सिखों की बात करते हैं तो राजपूतों का नाम भी बहुत ही ऊपर और बहुत ही इज्जत के साथ हम स्मरण कर पाते हैं पूरे भारत के इतिहास में। तो शायद उनके कुछ परंपराएं ही रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो आन बान शान के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं इस चीज़ को ठीक मांगती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज इतनी वैल्यू हम उनकी इसलिए कर पा रहे हैं कि वो ऐसे थे। शायद वो उसके अपोजिट होते तो शायद कभी हम उनको इतना याद करते ही नहीं। खैर यहाँ गौरी की पराजय हुई। कई बार ये भी आप देख पाओगे जब आगे चल के बहुत सारे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे, जैसे जैनक को हम लिखेंगे, जैनक को आप पढ़ोगे, और जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, आप चंद्रबरदाई का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसको देखोगे, जैनक का पृथ्वीराज विजय जब हम पढ़ेंगे तो वो ये कई बार कई जगह उल्लेख किया कि कई मुद्दों पे और कई ऐसे चीज़ें हुई, कई बार इतना टाइम हुआ, ऐसे अवसर आए जब गौरी ने इनके सामने, चौहान के सामने क्षमा मांगी और चौहान ने बड़े हृदय का परिचय देते हुए उसको माफ कर दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी। खैर चलिए यहाँ गौरी पराजित हो गया, गौरी भाग गया। हम पीछे से भूल गए कि वापस गौरी कभी लौट के आएगा, हम मनोरंजन में व्यस्त हो गए। हम एकदम ये मान लो कि हम उस चीज़ से, उस विरोध से या आगामी आने वाली जो संभावित
जो हमारे ऊपर हमला है उससे हम बेखबर थे और हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से निजी ढंग से जीते आ रहे थे। और कहते हैं कि इतने में ही अगले ही साल तराइन का द्वितीय युद्ध का खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो प्यारे मित्रों 1192 में हुआ। सामने फिर लौट के आ चुका है गोरी और दूसरी तरफ कौन आपका चौहान तरती, पृथ्वीराज चौहान तरती। प्यारे साथियों, कहते हैं कि संभावित इस हमले से पूरी अपनी जो चौहान सेना थी वो पहले से पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और कहते हैं कि गोरी ने उस चीज़ को इतना सीरियस लिया था कि 1 साल तक कहते हैं गोरी ने वस्त्र भी नहीं बदले, यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है। मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि जब गोरी अफगानिस्तान लौट गए तो वो लगातार एक ही सपना देखते थे कि जब तक मैं वापस से पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर देता चैन की सांस नहीं लूँगा। और कहते हैं कि उसने वस्त्र त्यागे ही नहीं अपने, वो उन्हीं वस्त्रों में पुणे से जाके सैनिक प्रैक्टिस में लग गया, वो सेना के प्रशिक्षण में लग गया। और यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है कि धीरे धीरे जो कपड़े थे वो मेले कुचूले होकर गढ़ के अपने आप शरीर से चीतड़ों की तरह गिर गए, टूट गए, फूट गए, फट गए, ऐसे हो गए। लेकिन गोरी ने अपने वस्त्र नहीं त्यागे, तो एक डेडिकेशन था। ये चीज़ के लिए मैं हमेशा मानती हूँ कि मुस्लिम शासकों में इस चीज़ को लेकर बहुत डेडिकेशन रहा है कि अगर वो किसी चीज़ को मान ली कि हमको ये करके दिखाना है तो वो उसके लिए फिर सब कुछ भूल जाएंगे, घर परिवार मोह माया कुछ नहीं आ रहा। कि गोरी इवन 1 साल तक खेमे में पढ़ा रहा, जो सैनिक खेमा उसे में पढ़ा रहा और सैनिक प्रशिक्षण को उसने चालू रखा। खैर, इस युद्ध में देखिए परिस्थितियाँ बदली और इस युद्ध में जो क्योंकि संभावित खतरे से हम पहले रूबरू नहीं थे और इसमें क्या हो गया जी, गोरी विजयी हो गया। गोरी क्या हो गया, विजयी हो गया। खैर, अब देखो जो नोट में बात लिख रही हूँ क्या ये सही है, मुझे बताना एक बार कि इस तराइन के द्वितीय युद्ध ने, तराइन के सेकंड युद्ध ने मुसलमानों के लिए सदा सदा के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए, दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। बोलो सही है भाई, दिल्ली भारत की राजधानी हो सकती है सेंटर में था, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इससे पहले जितने भी लोग आए वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे। दिल्ली को उन्होंने लूटा ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट तौर पे उन्होंने दिल्ली से कोई राजगद्दी या सिंहासन क्रिएट नहीं किया। लेकिन ये तराइन का द्वितीय युद्ध था प्यारे मित्रों, जिसने जो विदेशी आक्रांता और जो मध्यकालीन जो विदेश के जो मुसलमान हैं उनके लिए हमारी दिल्ली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिए जी, ओपन कर दिए। क्यों? क्योंकि जो शासक पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान थे वो कहाँ का राजा था जी, दिल्ली का भी राजा था, दिल्ली का राजसिंहासन उनके पास था। पृथ्वीराज चौहान तरते का पराजित होने का मतलब ये था कि दिल्ली अब घुटने टेक चुका है किसके सामने, इस मोहम्मद गोरी के सामने। मोहम्मद गोरी का आधिपत्य स्थापित हो गया है दिल्ली में, ये बात आई। आगे देखिए अगली जो विशेष बात है, इसके बाद में इसका युद्ध क्रम आगे चलता रहा और ये अगला युद्ध करता है 1194 में। और उस युद्ध को हम इतिहास में बोलते हैं प्यारे मित्रों चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? उसके बाद में इसने किया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है मित्रों। और ये जो युद्ध हुआ वो हुआ था जी कन्नौज के विरुद्ध। कन्नौज में उस टाइम गढ़वाल वंश की राजगद्दी थी और गढ़वाल वंश का राजा था जयचंद्र गहड़वाल। इसको गढ़वाल बोल देते हैं, वैसे सही नाम ये क्या है जी, गहड़वाल है। दोबारा याद रख लीजिए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में मोहम्मद गोरी का जो अगला आक्रमण हुआ वो चंदावर का युद्ध था। चंदावर जगह का नाम है, चंदावर कन्नौज का क्षेत्र है, कन्नौज के विरुद्ध हुआ। कन्नौज में उस टाइम गढ़वाल वंश का शासन था और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र गहड़वाल थे, वो यहाँ के शासक थे। इस चंदावर के युद्ध में जयचंद्र गहड़वाल पराजित हुए और इस युद्ध में क्या हुआ जी, गोरी की विजय हुई। जयचंद्र गहड़वाल की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी है। पृथ्वीराज चौहान तरते और संयोगिता वाला प्रेम प्रसंग आपने सुना होगा कि किस प्रकार से वो जयचंद्र गहड़वाल के अच्छे संबंध नहीं होते पृथ्वीराज चौहान से। जो उसका स्वयंवर हो रहा है तो उसके लिए एक वो ऐसे उसकी मूर्ति बना के खड़ी कर देते हैं दरवाजे पे पत्थर की, और किस प्रकार से संयोगिता उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल देती है। ये वही जयचंद्र गहड़वाल है जो कि उसके पृथ्वीराज चौहान तरते क्या लगते हैं जी, ससुर लगते हैं। खैर, ये भी इस युद्ध में पराजित हो गए। इस प्रकार ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण विजय हैं हिंदुस्तान में। खट्टी मिट्टी विजय नहीं, कुछ में वो हारा है कुछ में वो जीता, लेकिन अल्टीमेटली हारने के बाद में उसने एक चीज़ सीखी कि मैं वापस तब तक प्रयास करता रहूँगा जब तक वापस उस क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर लेता। तो वो तो स्वामी विवेकानंद वाली उस बात पे चल रहे हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर लो। खैर, लेकिन ये पृथ्वी विवेकानंद जी से बहुत पहले है। चलिए आगे बात देखिए क्या कहना चाह रहे थे। आगे चल के प्यारे मित्रों 1206 में दम्मेक एक स्थान है, दम्मेक है वो लाहौर के पास पड़ता है। और लाहौर आपको पता है कहाँ पड़ता है? अरे दिल्ली से लाहौर तक। अरे हमने एक बार वो स्पेशल
गाड़ी चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, याद है ना, दिल्ली से लाहौर बस सेवा चालू की थी हम लोगों ने, उसी लाहौर की बात करें, ठीक है। तो देखिए सब जानते हैं पाकिस्तान में 1206 में दम्मेक नामक स्थान पे लाहौर पाकिस्तान में नमाज की मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में जी, नमाज की मुद्रा में एक खोकर जाति के व्यक्ति ने इनको मौत के घाट उतार दिया या इनको जान से मार दिया, कत्ल कर दिया इनका। प्यारे साथियों, खोकर जाति का पहले भी उल्लेख हुआ, कई बार आपसे मैं पूछ सकती हूँ। खोकर जाति का उल्लेख हमने महमूद गजनवी में पढ़ा है। महमूद गजनवी का जो हिंदुस्तान पे अंतिम आक्रमण था, 17वां आक्रमण जो 1027 में हुआ था, वो सिंध के खोकर जाति के जाटों के विरुद्ध हुआ था। चूँकि बेचारे वो एकदम सीधे साधे और एकदम ग्रामीण प्रवेश की जाति है, एकदम पशुपालन या कृषि आधारित जाति है, तो उनको इतना पता नहीं है कि हमारे को जो पराजित किया था वो गजनवी था, गोरी था। उनके नज़र में तो क्या थे, वो मुसलमान था, वो नहीं जानते कौन सा मुसलमान था। तो कहते हैं खोकर जाति का व्यक्ति था, वो उस बात से बहुत खफा था कि हमारे को इतना बुरे तरीके से उन्होंने बेरहमी से हमारे विद्रोह को कुचला था और हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हमारा शोषण किया था, हम बदला लेंगे। और उसने बदला लिया, और बदला किसके साथ लिया भाई, इसका कोई निर्दोष है, इसका इतना कोई लेना देना नहीं है क्षेत्र से, लेकिन फिर भी उस खोकर जाति के व्यक्ति ने नमाज की मुद्रा में इसको मार दिया। एक विशेष बात यहाँ पे मैं तारीफ में ये कहना चाहूँगी कि देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महसूस करोगे। नमाज की मुद्रा हो या मंदिर में हम किसी भी स्थिति में होते हैं, तो प्यारे चित्रों, एक बार अगर कोई क्रिमिनल व्यक्ति भी होता है ना, इवन उसने कोई क्राइम किया है, इवन उसने किसी को जान से मार दिया है, उसके ऊपर हत्या का केस है, इवन उसको फांसी हो चुकी है, ये भी मान लो, अगर वो मंदिर में है या मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है या चर्च में है, तो जो भी अपना प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन ही हो, वो उसको हाथ नहीं लगाता है, वेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो घर है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजा हो, उनको हम बहुत ही ये मान के चलो पवित्र जगह मानते हैं और ये सोचते हैं कि उनको नापाक नहीं करना चाहिए। विकास दुबे एनकाउंटर में आप सब लोगों को ध्यान ही है कि जब वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में है, तो पुलिस उनका इंतजार कर रही है कि वो बाहर आए, बाकायदा उनको कोर्ट में पेशी पे लेके जाएं। उनको मंदिर में जब तक रहे तब तक किसी ने टच नहीं किया, किसी ने उनके साथ कोई दिक्कत क्रिएट नहीं की, आराम से उन्होंने दर्शन किया, आराम से वो रहे। उनके बाद में जाने के बाद में वो भाग रहे थे या भाग गए थे या पुलिस ने ज़बरदस्ती भगाया, वो अलग मुद्दा है, वो प्रशासन जाने, अपना काम नहीं है। खैर, पता आपको है, मेरे को भी है, लेकिन यहाँ बताना कन्वीनियंट नहीं, आप सब जानते हो। यहाँ पे भी बात ही है। तो देखिए, एक सकारात्मकता तो ये है कि वो व्यक्ति जिसने इतने युद्ध अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, इवन भारतीय प्रदेश को पूरा जीत चुका है, इवन चौहानों जितनी महत्वपूर्ण शक्ति को जो पराजित कर चुका है, जो होने वाला भारत का शासक है, आगामी समय में भारत की पूरी राजगद्दी उसके पास आएगी। अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र जिस व्यक्ति के पास है, लाहौर, मुल्तान, सिंध का क्षेत्र जिस व्यक्ति के पास है, और उसको पता है कि ये कोई सामान्य सा व्यक्ति है, वो मेरे पर अटैक करने वाला या कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं किया। तो सोचिए कि उस खुदा के प्रति समर्पण भाव कितना है कि वो हंसते हंसते आराम से अपनी जान कुर्बान कर गए या जन्नत को नसीब हो गए, कि कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो नमाज की मुद्रा में थे। क्लियर? और तो उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव बात है। और नेगेटिविटी ये है कि चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, लेकिन धर्म की हमको इज्जत सदैव करनी चाहिए। धर्म का मतलब मैं यहाँ पे किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। धर्म का मेरा तात्पर्य यहाँ पे केवल आपकी नैतिक आचार संहिता से, जो हमारी दैनिक दिनचर्या का विषय है, जिसके बिना आप जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो धर्म एक विश्वास का यहाँ पे बिंदु है, और धर्म एक तरह से हमारे लिए पवित्र टोटका है, ये समझ लो आप। और उस स्थिति में चाहे वो कोई भी किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो शायद इस खोकर जाति के व्यक्ति के द्वारा ये काम नहीं करना चाहिए था। वो इसके कुछ समय पहले या बाद में कर सकता था, लेकिन इसको पता था नमाज के बाद में ये मरेगा क्या, इसको मारने देगा क्या वो। खैर, जो भी हो, उसको जो ठीक लगा उसने किया। और इस प्रकार जो मोहम्मद गोरी, जो इतना बड़ा एक शासक था, उसका एक दर्दनाक तरीके से और एक बहुत ही बेरहमी से हम देख पाएंगे, बड़े ही एक विहंगम दर से था कि बड़ी एक स्पेशल कंडीशन में उनका क्या हो गया जी, निधन हो गया। ये स्थितियाँ रही। पहले साथियों, यहाँ स्पेशल एक सवाल और पूछ रही हूँ। सवाल यह आएगा, निम्न में से किस शासक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन क्या देगा? नंबर 1 कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम, नंबर 2 देगा आपके गजनवी यानी महमूद गजनवी, नंबर 3 देगा आपको, बी हो गया, नंबर सी दे देगा आपको मोहम्मद गोरी। क्या दे देगा जी? मोहम्मद गोरी। और नंबर डी दे देगा आपको कुतुबुद्दीन। क्या करोगे उत्तर? क्या ठीक लग रहा है आपको?
निम्न में से किस शासक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? प्यारे साथियों, कासिम को मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्या कासिम ने भारत पे कोई राजगद्दी प्राप्त की, कोई शासन प्राप्त किया? नहीं। सिंध को लूटा, लूट के चला गया, इवन खुद ही मारा गया उसके बाद में। जो अरब के खलीफा थे वालिद प्रथम, इसको खुद को ही मरवा दिया था दाहिर की बेटियों के शिकायत पे। तो इस व्यक्ति ने कोई हिंदुस्तान में राजगद्दी नहीं प्राप्त की, इसलिए इसको हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहना गलत बात है। अगली बात है गजनवी। यद्यपि इसने विश्व के पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। दुनिया का पहला सुल्तान महमूद गजनवी है। इसने बुद्ध सुकन की उपाधि भी प्राप्त किया। इसने हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमण किए, सभी आक्रमणों में विजयी भी रहा, लेकिन इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल या तो बुद्ध सिकंद रहा या अधिक से अधिक धन प्राप्ति या लाभ प्राप्ति का रहा। इसने कोई अपने साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं में विस्तार करने की दिशा में नहीं सोचा। ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी भौगोलिक दिशाओं के संबंध में नहीं था, और इसने अपने पीछे कोई ठोस प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट नहीं की, या अपने जाने के बाद में अपने किसी भी उत्तराधिकारी को भारतीय प्रदेशों का वो सूबेदार या दीवान नहीं बना के गया कि मेरे जाने के बाद में आप लोग इस प्रदेश को संभालोगे। इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं कह पाते। अब बात आया मोहम्मद गोरी। प्यारे मित्रों, आपको पता है मोहम्मद गोरी ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पहली बात तो दिल्ली को जीता, और दूसरी बात दिल्ली को जीतने के बाद उसने भारत पे एक नौकरशाह वर्ग क्रिएट किया, अपने पीछे एक मजबूत अपना साक्ष्य छोड़ा, ठोस सबूत छोड़े, और अपने जाने के बाद में अपने कुछ विश्वास पात्र जो गुलाम लोग थे, जो दास थे, जो मामलूक थे, उनको उन्होंने अपने अपने प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया, जिन्होंने गोरी की मृत्यु के बाद में पर्टिकुलर प्रदेश को संभाला। इस प्रकार से अगर हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि की बात करें तो इस पर्सपेक्टिव में मोहम्मद गोरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो फिर आपका यह उत्तर गोरी नहीं, फिर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला दिल्ली का सल्तनत जो काल था और जिसका पहला वंश था दास वंश, उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर है, दिल्ली के गुलाम वंश का संस्थापक जरूर है, लेकिन पूरे के पूरे मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्वामी है मोहम्मद गोरी वो है। तो ध्यान रखना, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछता है तो आपको लगता है कि सल्तनत काल का पहला शासक था वो हिंदुस्तान में गुलाम वंश का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो आप ये कहते हो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है, जो कि गलत है। उससे भी पहले संस्थापक किसको माना जाता है? यहाँ पे मोहम्मद गोरी को हम लोग कबूल करते हैं। खैर, आगे देखिए जो लास्ट बात जो आपको बताना चाह रहे थे। प्यारे मित्रों, कहते हैं कि गोरी के खुद के संतान नहीं थी, खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया? अपने अंत समय में अपने जो विश्वास पात्र जो उसके सैनिक थे, जो उसके दास थे, जो उसके गुलाम थे, जिनको मामलुक, हबीबुल्लाह जैसे इतिहासकारों ने उनको मामलुक का नाम दिया है, उन लोगों को अपने साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं का उसने क्या बना दिया था जी? सूबेदार बना दिया था। यानी भाई जो छोटे छोटे बच्चों को खरीदा एक क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से उसने खरीद लिया, पाल पोस के बड़ा किया, सेनापति के योग्य पद तक पहुंचाया, और आगे चल के फिर अपने जो सबसे विश्वास पात्र जो दास थे, जो बच्चे थे, उनको अपने साम्राज्य का उन्होंने सूबेदार बनाया। तो इस प्रकार ये गोरी का हम इतिहास में देख पाएंगे कि एक तो नाम आता है गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन महमूद गोरी, कई बार मोहम्मद गोरी भी बोल देता है, गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, पर ये महमूद नाम थी, गयासुद्दीन महमूद गोरी। इसको तथाकथित गोरी का भतीजा स्वीकार किया गया, गोरी का भतीजा। इसने दावा किया है कि मैं कौन हूँ जी? गोरी का भतीजा हूँ। गोरी खुद के बच्चे तो थे नहीं, इसने गोरी के भतीजे का दावा किया, लेकिन इसने कोई प्रत्यक्ष तौर पे कोई क्षेत्र नहीं प्राप्त किया, क्षेत्र नहीं संभाला, बल्कि गोरी की मृत्यु के बाद में जो गोरी का संपूर्ण क्षेत्र है उसका अप्रत्यक्ष जो स्वामी है वो किसको माना गया है जी? गयासुद्दीन महमूद गोरी को माना गया है। गोरी के जितने भी दास थे वो इसकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे, उनकी नज़र में उनके स्वामी के पुत्रवत है, पुत्र के बराबर है। तो अप्रत्यक्ष तौर पर जो गोरी का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका जो शासक है वो कौन है जी? गयासुद्दीन महमूद गोरी है। उसके बाद में देखिए गोरी के तीन कई जगह 4 भी आता है, 3-4 महत्वपूर्ण दास थे, जिसमें गोरी ने अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया। जिसमें सबसे पहले उसके दास की बात करें तो उसके दास का नाम था प्यारे मित्रों ताजुद्दीन यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज। इस ताजुद्दीन यल्दौज को गोरी ने विस्तृत गौर प्रदेश दिया, जो खुद जिस क्षेत्र का मालिक था ना, जन्मजात जो क्षेत्र उसका जो पैतृक जो भूमि थी, पैतृक जो निवास स्थान था, जो अफगानिस्तान का उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र था जिसको हम गौर प्रदेश के नाम से जानते थे, इसका तो सूबेदार बनाया किसको? ताजुद्दीन यल्दौज को। कई बार सवाल ये भी आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दास था जो कि गोरी के वास्तविक साम्राज्य का उत्तरदायी था या उत्तराधिकारी था या उत्तराधिकारी था? तो फिर आप ये सूबेदार था।
तो आपको उत्तर देखना पड़ेगा इसमें ताजुद्दीन यल्दौज। उसके बाद में अगला जो नाम आता है, जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण दास है, ये दास नहीं है तो उसके पुत्र के बराबर है। पहला दास ताजुद्दीन यल्दौज है, उसके बाद में अगला दास आता है नासिरुद्दीन कुबाचा। नाम क्या आता है जी? नासिरुद्दीन कुबाचा। इस कुबाचा को उसने मुल्तान एवं सिंध का विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया। मुल्तान एवं जो सिंध का प्रदेश था, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी बाउंड्री वाला इलाका है, जिसने लगातार खूब अटैक झेले, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। इसका सूबेदार है वो मोहम्मद गोरी ने किसको बनाया? नासिरुद्दीन कुबाचा को बनाया। उसके बाद में उसका अगला जो महत्वपूर्ण दास है वो है प्यारे मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जो गोरी है, गोरी ने विस्तृत भारतीय प्रायद्वीप का क्या बनाया जी? सूबेदार नियुक्त किया। ये भी सवाल आएगा कि गोरी का निम्नलिखित में से कौन सा दास था जो भारतीय प्रायद्वीप का सूबेदार नियुक्त हुआ? तो ये कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना की है। इसी को हम हिंदुस्तान में सल्तनत वंश का संस्थापक भी कबूल करते हैं। ये रहा। और उसके बाद में एक दास का नाम और आता है जिसका नाम था प्यारे मित्रों ताजुद्दीन मोहम्मद कर दो। ताजुद्दीन मोहम्मद बख्तियारुद्दीन खलजी, इसका नाम आता है। देखिए, पहला मैंने बताया था गयासुद्दीन महमूद गोरी, जो उसका तथाकथित भतीजा ही है। उसके बाद में उसके दासों की बात करते हो। 3 दास तो आप सभी किताबों में पढ़ोगे। पहला दास ताजुद्दीन यल्दौज जो गौर प्रदेश का सूबेदार है। उसके बाद में आता है नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि मुल्तान और सिंध का सूबेदार है। उसके बाद में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो विस्तृत भारतीय प्रायद्वीप का सूबेदार है और आगे चल के गुलाम वंश का संस्थापक भी है। और जो लास्ट का जो उसका एक और दास का नाम आता है, उसका नाम था ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी। क्लियर। और जो ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन जो खलजी था, इसको इसने क्षेत्र दिया था जी बंगाल का विस्तृत क्षेत्र। और इसी व्यक्ति ने बंगाल की राजधानी बनाई थी लखनौती। बंगाल की राजधानी लखनौती बनाई और लखनौती में कुछ समय तक इसे बख्तियारुद्दीन खलजी ने राज किया। आगे चल के आपको ये बताऊंगी कि प्यारे मित्रों, जब हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका दास है जिसका नाम है इल्तुतमिश। वो जब शासक बनेगा तो इल्तुतमिश फिर सबको पराजित कर देगा। इल्तुतमिश ताजुद्दीन यल्दौज को भी पराजित कर देगा, नासिरुद्दीन कुबाचा को भी पराजित कर देगा, बख्तियारुद्दीन खलजी को भी पराजित कर लेगा और पूरा का पूरा जो गोरी का जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लेगा। तो कई बार ये भी सवाल आएगा कि मोहम्मद गोरी के बाद में वह पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था या पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गोरी के संपूर्ण क्षेत्र और इवन उससे भी आगे बढ़ के अपनी साम्राज्य को विस्तार किया? तो हम इल्तुतमिश का नाम लेंगे, वो कल की क्लास में देखेंगे। लास्ट बात आपको जो बतानी है वो ये है कि इस मोहम्मद गोरी के द्वारा हिंदुस्तान में कुछ मुद्राएं जारी की गई व्यापारिक सुलभता के लिए, आयात निर्यात की सुगमता के लिए। और उनमें 3 प्रकार के चित्र अंकित थे। सबसे पहले उस पर उसने बैल की आकृति की मुद्राएं डाली। बैल, गाय भी बोल सकते, नंदी शब्द लिया गया है। वैसे नंदी किसको कहा गया है? गाय को कहा गया है। और आप सभी जानते हो कि हमारे वैदिक काल से ही, चाहे हम ऋग्वैदिक काल की बात करें या उत्तर वैदिक काल की बात करें, गाय को बड़ा सम्माननीय माना गया है। और वैदिक काल में गाय के लिए जघन्य शब्द का यूज किया गया है। जघन्य यानी जो मारने योग्य नहीं हो, और अगर किसी व्यक्ति ने ये पाप किया है तो उसको मृत्यु दंड से भी कोई बुरी सजा होती है तो वो उसको दी जानी कबूल की गई है। तो एक तो नंदी की आकृति के उन्होंने सिक्के जारी किए। इसके बाद में उन्होंने शिव की आकृति के सिक्के जारी किए। और आपको पता है वैदिक काल में गाय के बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिस रहस्यात्मक प्राकृतिक शक्ति को दिया गया वो शिव, जिसको चाहे रुद्र के रूप में देख लो या वर्तमान शिव भगवान के रूप में देख लो, शिव का ही है। आपको पता है इवन इससे भी पहले की बात करूं तो ये मोहनजोदड़ो, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो काल में भी पशुपतिनाथ शिव की हमको एक मुद्रा एक वो मूर्ति मिली है। और उस मुद्रा पे हम देख पाते हैं कि एक तरफ उसके गेंडा, भैंसा, व्याघ्र है, दूसरी तरफ हाथी वगैरह का उल्लेख मिलता है। तो यानी जो शिव का जो महिमा है वो हमारी प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से चला रहा है। तो शिव भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगली बात दी गई है जी, अगला जो आकृति दी गई है वो लक्ष्मी को हमने देवी के रूप में कबूल किया। लक्ष्मी को हम धन, धान्य और वैभव की माता के रूप में स्वीकार करते हैं।
तो इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गौरी ने जो अपने सिक्के जारी किए उसमें कुछ सिक्कों पे नंदी की आकृति उसने उकेरित करवाई, कुछ पे शिव की और कुछ पे लक्ष्मी की। ये सवाल बहुत बार आता है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम आक्रांता के सिक्कों पे लक्ष्मी का चित्र उकेरित किया गया है, तो ऑप्शन क्या होता है, मोहम्मद गौरी। इस प्रकार प्यारे साथियों 1206 में गौरी की मृत्यु होगी। 1206 के बाद में जो मोहम्मद गौरी का जो भारतीय क्षेत्र था जिसको उसने जीता था, उस क्षेत्र का जो सूबेदारी थी वो थी किसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एक स्थायी राज व्यवस्था क्रिएट की, उसी को आगे चल के हम सल्तनत काल के नाम से जानेंगे और उसी को आगे चल के हम गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश के नाम से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ ये पूरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। यहीं से विदेशी आक्रमणकर्ताओं के आक्रमणों का पहला पेज, पहली सीरीज खत्म हो जाती है। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। कल से हम पढ़ेंगे अब विस्तृत तौर पे आपका सल्तनत काल, और सल्तनत काल में कल से हम शुरुआत करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे मित्रों, ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जो भी आपकी क्यूरीज हो, जो भी कुछ आपको पूछना हो, आप मैसेज कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो, सभी दोस्तों को बताया करो। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।